तो दोस्तों, आज पेडागोजी ऑफ इंग्लिश के अगले चैप्टर के रूप में प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, भाषा को सीखने के जो मूल सिद्धांत है उनके ऊपर चर्चा करेंगे। ये आपके रीट 2022 यानी कि जो पेपर 23 में होने वाला आपका, और ग्रेड सेकंड इंग्लिश आरपीएससी या अन्य पीएससी एग्जामिनेशंस हो या सीटेट हो, सभी के अंदर ये टॉपिक प्रमुख होता है और इससे सवाल भी, प्रश्न भी प्रमुखता के साथ पूछे जाते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग को बेसिकली आप इतना समझ लीजिए कि मान लीजिए कि आप एक आदर्श शिक्षक हैं और आप अपने विद्यार्थियों को एक फॉरेन लैंग्वेज सिखाना चाहते हैं। वो फॉरेन लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, चाहे अपन अंग्रेजी की बात करें, चाहे यदि आप फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं तो फ्रेंच की बात करें, या एक अमेरिकन टीचर अपने विद्यार्थियों को हिंदी सिखाने की कोशिश कर रहा है तो हिंदी की बात करें। उन लोगों के लिए हिंदी लैंग्वेज फॉरेन लैंग्वेज होगी, और हमारे लिए इंग्लिश जो आज अपन सेकंड लैंग्वेज के रूप में पढ़ते हैं, या कोई अन्य भाषा जो अपन अपने विद्यार्थियों को सिखाना चाहें, तो उन सभी के लिए ये मूल प्रिंसिपल्स है, ये सिद्धांत है जो वो भाषा सीखने में हमारी मदद करते हैं। भाषा सीखने के प्रमुख सिद्धांत क्या है, इसके बारे में आप इतना समझ लीजिए। मान लीजिए कि आप एक आदर्श शिक्षक हैं, तो आप वो कौन से तरीके अपनाएंगे, आप वो कौन से नियमों की पालना करेंगे, आप उन कौन से सिद्धांतों की पालना करेंगे कि आपका विद्यार्थी भाषा को बेहतर तरीके से सीख पाए, जल्दी से जल्दी सीख पाए और बहुत ही करेक्ट और सुसंगत रूप से सीख पाए। तो उन्हें कहते हैं अपन प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, यानी कि भाषा सीखने के प्रमुख सिद्धांत, जिसमें पहला आ जाता है हैबिट फॉर्मेशन। ऐसे तो आपको सभी किताबों में लिखा हुआ मिल जाएगा हैबिट फॉर्मेशन, लेकिन मेरा आपसे प्रश्न है कि आप जानते हैं हैबिट फॉर्मेशन क्या होता है? जब आप इसको जान जाएंगे तो आपका ब्रेन कॉन्सेप्चुअली तैयार हो जाएगा, मतलब आप कॉन्सेप्चुअली इस पॉइंट को समझ जाएंगे। हैबिट फॉर्मेशन का मतलब आप इतना समझ लीजिए, जो चीज़ें कॉन्शियस माइंड से लेकर के अनकॉन्शियस माइंड तक का सफ़र तय करती है, यानी जिन चीज़ों को सीखने में शुरुआत में हमें एफर्ट लगाने पड़ते हैं और बाद में बिना एफर्ट के वो चीज़ें स्वचालित हो जाती है, उसे हम आदत कहते हैं, हैबिट कहते हैं। हैबिट फॉर्मेशन के दूसरे उदाहरण मैं आपको देता हूं ताकि आप अच्छे से समझ पाएं कि लैंग्वेज की तुलना उनसे कैसे करें। जब एक व्यक्ति बाइक चलाना सीखता है या कार चलाना सीखता है या साइकिल चलाना सीखता है, तो शुरुआत में वो अपने प्रयास लगाता है, राइट गियर लगाना है, क्लच कब दबाना है, रेस कब देनी है, कब ब्रेक लगाना है। लेकिन एक दिन ऐसा आ जाता है अभ्यास के बाद में कि वो लोगों से फ़ोन पे बातें कर रहा होता है, फिर भी गियर भी अपने आप दबते हैं, क्लच भी अपने आप दबते हैं, और गियर भी अपने आप शिफ्ट होते हैं, क्लच भी अपने आप दबता है, और ब्रेक भी जरूरत पड़ने पर ऑटोमेटिकली दब जाता है। हमारा पाँव डायरेक्टली वहीं जाता है, हमारा हाथ डायरेक्टली वहीं जाता है। तो ये चीज़ हैबिट में आ जाती है। ये पहले जब आपने शुरुआत करी थी जब पढ़ने की, तो सॉरी कार चलाना सीखने की या गाड़ी चलाना सीखने की, मोटरसाइकिल चलाना सीखने की, तो उस समय आपने शुरुआत में कुछ दिन तक पर्सनल कॉन्शियस एफर्ट लगाए थे, लेकिन बाद में वो चीज़ें अनकॉन्शियस में बदल गई, यानी आप फ़ोन पे बातें करते करते भी बाइक चला सकते हैं पूरे बैलेंस के साथ में, क्योंकि वो चीज़ कॉन्शियस से अब अनकॉन्शियस तक ट्रांसफ़र हो गई है। ठीक इसी प्रकार लैंग्वेज को यदि कोई सोच सोच के बोलता है और एफर्ट और प्रयास लगा करके बोलता है, तो मान के चलिए कि वो अभी लैंग्वेज को साइकोलॉजिकली तैयार नहीं कर पाया है, अपने आप को लैंग्वेज के लिए साइकोलॉजिकली तैयार नहीं कर पाया है। वो एफर्ट लगा करके बोलता तो उसमें उस भाषा में निपुण नहीं हुआ है। तो पहला सिस्टम यह है, पहला जो प्रिंसिपल है यह है कि लैंग्वेज लर्निंग एक हैबिट फॉर्मेशन है। तो लैंग्वेज बच्चों को इस कदर सिखाई जाए, इस तरीके से सिखाई जाए, उनके लिए कुछ ऐसा किया जाए कि लैंग्वेज धीरे धीरे उनकी हैबिट में आ जाए, उनकी आदत बन जाए, कॉन्शियस से सीखते सीखते वो ऑटोमेटिकली अनकॉन्शियस लेवल तक चली जाए, और वो बच्चा जब भी चाहे बिना सोचे बिना एफर्ट लगाए सीधा अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति दे सके फॉरेन लैंग्वेज में, जो भी अपन सिखाना चाहते हैं। हैबिट फॉर्मेशन, वापस दोहरा रहा हूँ, लैंग्वेज लर्निंग इज ए हैबिट। लैंग्वेज सीखना एक हैबिट फॉर्मेशन है, हैबिट फॉर्मेशन की प्रक्रिया है। इट इज़ ए प्रोसेस, ये एक प्रक्रिया ड्यूरिंग विच, जिसके दौरान वेरियस लैंग्वेज, विभिन्न भाषाएं, वेरियस लैंग्वेज हैबिट फॉर्म्स, हैबिट्स आर फॉर्म्ड, कि विभिन्न भाषाई आदतों का निर्माण होता है। इसीलिए लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग हैबिट्स आर टू बी फॉर्म्ड, इनकी आदत पड़नी चाहिए।
कॉन्शियसली एंड अनकॉन्शियसली। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस बिंदु में ज़्यादा बताने के लिए नहीं, लेकिन मैंने जो आपको बताया वो की पॉइंट है कि हैबिट फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि चीज़ें स्वचालित स्थिति में आ जाए, इस प्रकार अभ्यास किया जाए, ड्रिल किया जाए, इतना एक्सपोजर उनको दिया जाए लैंग्वेज का। ये सभी सिद्धांत ही बनेंगे जिनमें अपन ने पहला सिद्धांत पढ़ लिया है, हैबिट फॉर्मेशन। दूसरा आ गया प्रैक्टिस एंड ड्रिल। तो सीधी सी बात है कि एक बच्चा जब फॉरेन लैंग्वेज को सीखता है या कोई भी भाषा को सीखता है तो उसके लिए एकदम किसी लैंग्वेज को नहीं सीखा जा सकता। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको जब कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे तो मैंने कहा लैंग्वेज को सीखना पड़ता है, उसके लिए अभ्यास की ज़रूरत पड़ती है, उसको एकदम से या अकस्मात रूप से नहीं सीखा जा सकता। लैंग्वेज को कोई टेबलेट या दवाई की तरह नहीं पिया जा सकता, इसको सीखने के लिए लंबे अभ्यास की ज़रूरत पड़ती है। तो प्रैक्टिस एंड ड्रिल यानी अभ्यास और जो ड्रिल है वो कंपलसरी चीज़ है, बच्चों के लिए प्रैक्टिस मस्ट है। यदि अपन देखें भारतवर्ष में तो लैंग्वेज को पढ़ाना और पढ़ना आमतौर पर ज़्यादातर इस बिंदु पर केंद्रित होता है कि हम परीक्षा में मार्क्स लें, लेकिन आप वास्तविकता के जब स्तर पर जाएं तब आप देखेंगे कि लैंग्वेज शिक्षण का मूल उद्देश्य सेकेंडरी लैंग्वेज का ज्ञान कराना है। वो इतना ज्ञान कराना है कि वो बच्चा उस भाषा का अपने जीवन में उपयोग कर सके, वो उस भाषा को अपने जीवन में उतार सके, अपनी भावनाओं की उस भाषा में अभिव्यक्ति दे सके, उस भाषा का साहित्य पढ़ सके, उस भाषा के विभिन्न पहलुओं पर विभिन्न पहलुओं पर उस भाषा के माध्यम से वो इंटरप्रेट कर सके, व्याख्या कर सके। तो उसके लिए ज़रूरी है कि भाषा सीखने के लिए प्रैक्टिस एंड ड्रिल, अभ्यास जरूरी। लैंग्वेज लर्निंग इज ए हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस, ये एक आदत निर्माण की प्रक्रिया है। फॉर दिस पर्पज इस उद्देश्य के लिए सफिशिएंट प्रैक्टिस यानी पर्याप्त मात्रा में जो प्रैक्टिस एंड ड्रिल इज नीडेड की आवश्यकता पड़ती है। आप जानते हैं कि आदत कैसे पड़ती है। यदि अपन मनोविज्ञान की तरफ रुख करते हैं तो मनोविज्ञान कहता है कि किसी भी चीज़ को 21 दिन तक लगातार प्रैक्टिस में लिया जाए तो धीरे धीरे वो भाषा, वो जो चीज़ है वो आदत में शामिल होने लग जाती है। तो यही चीज़ हमें यहाँ बताती है, ये जो प्रिंसिपल है ये बताता है कि हम अपने विद्यार्थियों को, हम शिक्षक होने के नाते अपने विद्यार्थियों को भाषा के विभिन्न स्ट्रक्चर्स, विभिन्न सेंटेंसेज, दैनिक जीवन में काम आने वाले सेंटेंसेज या उसके जीवन में काम में आने वाले सेंटेंसेज, जो भाषा की मूल विषय वस्तु है उसका पर्याप्त अपन प्रैक्टिस और ड्रिल यानी कि प्रैक्टिस ही करवाएं। ओरल अप्रोच, देखो ओरल अप्रोच को ध्यान से समझिएगा। ए चाइल्ड, एक बच्चा होता है, लर्न सीखता टू स्पीक, बोलना हिज मदर टंग, अपनी मातृभाषा को, बिफोर रीडिंग एंड राइटिंग। कोई भी भाषा को पढ़ने और लिखने से पहले बच्चा बोलना सीखता है। अब आप इस बात पर गहराई से विचार करिएगा जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। भाषा को सीखने का जो भाषा को सीखने के जो नेचुरल एस्पेक्ट है वो होते हैं LSRW, यानी रीडिंग और राइटिंग सबसे बाद की बात है। एक अनपढ़ आदमी भी भाषा को एस करता है, मतलब स्पीक करता है यानी बोलता है। उसके लिए जरूरी नहीं है कि उसको रीड करना आए या W राइट करना आए। तो भाषा के मूल बिंदु है वो स्पीच है, जिसमें अपन शामिल करते हैं लिसनिंग एंड स्पीकिंग, L and S। तो लिसनिंग एंड स्पीकिंग, तो लिसनिंग उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मान लीजिए मैं कहता हूँ कि एक चाइल्ड है, वो सीखता है टू स्पीक, बोलना, तो बोलना ऑटोमेटिकली नहीं सीखेगा, पहले उसके कान में लैंग्वेज जाएगी तो उसके मुंह से लैंग्वेज बाहर आएगी, यानी ये एल होगा तभी एस होगा, यानी एल सबसे कंपलसरी चीज़ है। कल्पना करिए कि एक बच्चे ने जन्म लिया, उसके जन्म लेने के 3 साल तक परिवार में किसी ने कुछ बोला ही नहीं, एक शब्द भी नहीं बोला एक प्रयोग करने के लिए, और उस बच्चे को घर में ही रखा गया। तो आप नोटिस करेंगे कि वो बच्चा 3 साल का होने के बावजूद भी कुछ बोल नहीं पा रहा है, क्योंकि उसने कुछ सुना ही नहीं। बोलना सीखने के लिए सबसे ज़रूरी पहलू है पहले सुनना। तो एल सबसे कंपलसरी एलिमेंट है, उसके बाद एस की शुरुआत होती है। ये 2 कंपलसरी एलिमेंट है, इसके बाद में रीडिंग और राइटिंग का नंबर आता है। तो ओरल अप्रोच सबसे कंपलसरी है। ओरल अप्रोच दोनों के लिए लागू होती है, हम जो बोलने वाले हैं उनके लिए भी, जो सुनने वाला है उसके लिए भी। तो अपन कहेंगे ये ओरल अप्रोच होगी, एक मुंह से बोलेंगे दूसरा कान से सुनेगा।
और जब वो सुनेगा तो उसके मुंह से वो बोलेगा। तो दिस प्रिंसिपल शुड बी एडॉप्टेड इन लर्निंग, इस सिद्धांत का जो अनुपालना हमें करनी चाहिए उसको लेना चाहिए टीचिंग ए सेकेंड और फॉरेन लैंग्वेज, एक विदेशी भाषा को सिखाने के दौरान। तो आप एक शिक्षक होने के नाते क्या करेंगे, आप बच्चों के सामने मैक्सिमम वो जो फॉरेन लैंग्वेज आप सिखाना चाहते हैं वो मैक्सिमम रूप से उसके सामने बोलेंगे। जब बोलेंगे तो उसके कान में जाएगी, और जैसे ही उसके कान में जाएगी तो वो वापस उसके मुंह से आउटपुट भी आना स्टार्ट होगा। नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग, चौथा सिद्धांत जो है, फोर्थ जो प्रिंसिपल है वह नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग, जिसके बारे में मैं अभी बता चुका हूँ। यदि अपन भाषा, कोई भी भाषा हो, फॉरेन लैंग्वेज को सीखने के लिए यदि अपन पर्टिकुलर जो साइकोलॉजिकल क्रम की बात करें, सॉरी एस्पेक्ट्स की बात करें, तो वो है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, LSRW, जिनमें से अभी अभी मैंने आपको बताया कि सबसे महत्वपूर्ण है एल है। एल जब शुरू होगा तो एस चलेगा, ये रीडिंग और राइटिंग बाद की बात है। ये जो नेचुरल ऑर्डर, ये कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है कि नेचुरल क्रम क्या है, नेचुरल ऑर्डर क्या है, LSRW है। उनमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, एल है। तो मान लीजिए कि एक प्रश्न पूछा जाए कि एक कक्षा में एक टीचर आता है और वह बच्चों से सीधा बोलने के लिए कहता है, स्वयं कुछ भी नहीं बोलता, तो बच्चों के लिए कौन सा पहलू है वो नेग्लेक्ट होने लग गया है। तो बच्चों के लिए बोलने का मौका तो वो दे रहा है लेकिन खुद एल नहीं कर रहा है, यानी लिसनिंग एस्पेक्ट बच्चों के लिए वहाँ पर है ही नहीं, क्योंकि टीचर बोल नहीं रहा है। वो बच्चों को खुद ही कहता है कि किताब पढ़ो और बोल के सुनाओ, तो उनके लिए एल आया ही नहीं। एल जब आया ही नहीं तो एस बेटर हो ही नहीं सकता, क्योंकि एस रियल प्रोनाउंसिएशन क्या है वो तो बच्चे को थोड़ी पता है, किताब बोल के थोड़ी सिखा सकती है। एक इंटोनेशन के लिए और एक्सेंट के लिए, लहजे के लिए ये जरूरी चीज़ है कि टीचर एल करे, एल करे यानी मतलब एस करे। टीचर क्या करे, एस करे। टीचर जब एस करेगा तो विद्यार्थी को एल मिलेगा, जब टीचर एस करेगा तो बच्चे को एल मिलेगा, और जब बच्चे को एल मिलेगा तो बच्चा एस करेगा। टीचर जब एस करेगा तो बच्चे को एल मिलेगा, जब बच्चे को एल मिलेगा तो टीचर एस करेगा, सॉरी बच्चे को एल मिलेगा तो बच्चा एस करेगा। टीचर बोलेगा, बच्चा सुनेगा, बच्चा सुनेगा तो बच्चा बोलेगा। तो इसके लिए कंपलसरी एलिमेंट है कि टीचर है वो मैक्सिमम एस करे, मैक्सिमम स्पीक करे, मैक्सिमम बोले और करेक्ट लैंग्वेज में बोले। इज द नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग लैंग्वेज मदर टंग। इन दिस ऑर्डर, इस क्रम में ए चाइल्ड लर्न्स हिज और हर मदर टंग विदाउट एनी फॉर्मल इंस्ट्रक्शन। इसी क्रम के आधार पर एक बच्चा है वो अपनी मातृभाषा को सीखता है। एक बच्चे का जन्म हुआ, वो बच्चा 2-4 महीने का समझ पकड़ने लगता है, और जैसे ही वो अपने परिवार में अपने आसपास के लोगों को बोलते हुए सुनता है तो वो अभी एल पे आ गया है। जैसे ही वो बोलना सुनता है 6 महीने की सुनने के बाद, साल भर सुनने के बाद वो कभी कभी ऐस करने लग जाता है, और धीरे धीरे वो इसको बहुत बेहतर तरीके से करता है, स्पीक करता है। और स्पीक करते करते उसके बाद में जब इंस्ट्रक्शन उसको दिया जाता है तो वो रीडिंग करना और डब्ल्यू करना भी सीख जाता है। वो बात की बात है, शुरुआती एल हो रहा है ऐसी है। मातृभाषा को भी बालक ऐसे ही सीखता है, ठीक है ना। सो दिस नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग शुड बी कंसिडर्ड व्हाइल टीचिंग इंग्लिश, इसलिए हमें इस क्रम का ध्यान रखना चाहिए। अगला आ जाता है मल्टी स्किल अप्रोच। देखिए मैं आपको बता देता हूं कि भाषा को सीखने के 4 स्किल्स हैं। 4 स्किल कौन से हैं, LSRW। भाषा को सिखाने के भी लिए 4 एस्पेक्ट है, LSRW, है ना। इनको बराबर इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए। यदि ये कोई बच्चा, कोई भी लर्नर है, वो भाषा में पूर्णता प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए कंपलसरी चीज है कि चारों चीजों को बराबर एम्फसाइज किया जाए। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि 2 पे फोकस कर दिया, 2 को नेग्लेक्ट कर दिया, या 2 पे फोकस कर दिया, 2 को नेग्लेक्ट कर दिया। नेग्लेक्ट किसी पर भी नहीं होना चाहिए, ओवर एम्फसाइज्ड भी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। सबको बराबर पोर्शन में, बराबर अनुपात में, बराबर जो एम्फसाइज है उसके साथ सिखाना चाहिए, क्योंकि भाषा एक मल्टी स्किल अप्रोच है। सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन, ये बहुत अच्छा बिंदु है। सिलेक्शन का मतलब है चुनाव, अच्छा प्रिंसिपल है, और ग्रेडेशन स्तरीकरण। आप जिस क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं कम से कम उनके लिए क्या मटेरियल सूटेबल है वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। यदि आप एक 5th क्लास के बच्चे के लिए आप एक हाई स्टैंडर्ड मटेरियल लेते हैं जो उसकी समझ से परे है, तो आप इस नियम की, इस सिद्धांत की अवज्ञा करेंगे, इस सिद्धांत की अवहेलना करेंगे। ग्रेडेशन बच्चों की आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए, उनकी क्लास के अनुसार होना चाहिए। वन शुड प्रोसीड फ्रॉम सिंपल टू डिफिकल्ट।
एक आदमी को सिंपल से डिफिकल्ट यानी सरल से मुश्किल की तरफ गमन करना चाहिए जब भाषा सीखने की बात होती है। तो आप यदि डिफिकल्ट चीज़ें पहले दे देंगे तो सीखने की बात जो प्रक्रिया वो बाधित हो जाएगी। लर्निंग लैंग्वेज लर्निंग देयरफॉर वोकेबलरी एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ लैंग्वेज, इसीलिए वोकेबलरी और स्ट्रक्चर्स ऑफ लैंग्वेज की शुड बी सेलेक्टेड, उनका चयन होना चाहिए, एंड ग्रेडेड, और उनका जो स्तरीकरण होना चाहिए एज देयर फ्रीक्वेंसी, उनकी आवृत्ति के अनुसार, उनकी आवश्यकता के अनुसार, आवृत्ति के अनुसार, उनकी बारंबारता के अनुसार, टीचेबिलिटी और उनकी पढ़ाई जाने की योग्यता के आधार पर, और डिफिकल्टी लेवल, उनके मुश्किल का स्तर के अनुसार। सिचुएशनल अप्रोच, ये देखो इसको अपन एक अप्रोच के रूप में भी पढ़ेंगे। सिचुएशनल अप्रोच, सिचुएशन नाम से ही हमें आइडिया लग जाता है। सिचुएशन का मतलब होता है स्थिति, कैसी क्या स्थिति है और किस अनुरूप, किस उसके अनुरूप आपको क्या बोलना है। तो जैसे एक बच्चा मदर टंग जब सीखता है तो वो अपने आसपास के वातावरण में आवश्यकता के अनुसार अपनी वो जुबान को ढाल लेता है। वो सिचुएशंस देखता है, उस सिचुएशन में ये बोलना है। मान लो उसको कोई उसका जो लैंग्वेज का इंस्ट्रूमेंटल वर्क करवाना है या फिर जो दूसरे लैंग्वेज के कार्य है वो करवाने हैं, तो सिचुएशन देखी जाती है। तो मातृभाषा को जैसे सिचुएशन के आधार पर सीखता है, एक और ने फॉरेन लैंग्वेज को यदि स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं तो भी हमें इस सिद्धांत का ध्यान रखना चाहिए कि सिचुएशन क्रिएट की जाए। कई बार हम ऐसा करें बच्चे के लिए कि मान लीजिए कि मैं एक शॉपकीपर हूँ और आपको पहले डेमो दूंगा कि मुझे एक शॉपकीपर से कैसे बात करनी है, और आप मेरे सामने फिर मेरे को एक शॉपकीपर मानते हुए आप मेरे से बातचीत करिए। जब ऐसा अभ्यास कराया जाता है तो बच्चा बहुत आसानी से मदर टंग की भांति फॉरेन लैंग्वेज को सीख जाता है। सिचुएशनल अप्रोच, द इंग्लिश लैंग्वेज शुड बी टॉट इन द सिचुएशन विच इज़ द नेचुरल वे इन विच ए चाइल्ड लर्न्स हिज मदर टंग। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार बच्चा अपनी मातृभाषा को सीखता है। ये बहुत अच्छा बिंदु है। एक्सपोजर, एक्सपोजर का मतलब होता है कि प्रस्तुत होना, उजागर करना, है ना, उसके सामने खुला कर देना। खुला क्या, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। एक्सपोजर क्या, देखिए एक बच्चा है वो अपनी मातृभाषा को बिना किसी प्रयास के सीख जाता है। कारण इसके पीछे सिर्फ एक ही है, वो स्कूल नहीं गया बट वो बोल सकता है। मान लो एक 4 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा अभी तक विद्यालय नहीं गया है, लेकिन फिर भी वो अपनी मातृभाषा का पूर्ण प्रयोग कर सकता है, अपनी भावों की अभिव्यक्ति दे सकता है। कारण उसके आसपास में उसने अपनी मातृभाषा को बोलते हुए सुना है, लोगों को बोलते हुए सुना है, हर चीज को सुना। इतनी भाषा उसके सामने इतनी एक्सपोज हुई है, उसकी माँ ने बोला है, उसके पिता ने बोला है, उसके दादा ने बोला है, उसकी दादी ने बोला है, उसके पड़ोसियों ने बोला है, उसके ताऊ ने, ताई ने, उसके भाइयों ने, बहनों ने, दोस्तों ने, जो आसपास के किड्स है उन्होंने जो बोला है, वो इतना एक्सपोज हुआ है लैंग्वेज वहाँ पर कि उस बच्चे ने उसको बिना किसी प्रयास के कानों के माध्यम से सीधा ग्रहण कर लिया। तो यही बात फॉरेन लैंग्वेज पर भी लागू होगी। जब फॉरेन लैंग्वेज सिखा रहे तो बच्चे को इतना एक्सपोजर दो लैंग्वेज का, इतनी लैंग्वेज उसको सुनने के लिए दो, सुनने के लिए इतनी दो, एल इतना कराओ कि एस ऑटोमेटिकली निकले, एल इतना कराओ कि एस ऑटोमेटिकली निकलना प्रारंभ हो जाए। ये एक्सपोजर का जो है वो सिद्धांत है। A child learns his mother tongue because he is exposed to it while learning a foreign language like English. Exposure to it helps in learning it. जितनी ज़्यादा भाषा एक्सपोज होगी, उसके सामने रहेगी, उतना जल्दी सीखेगा। ये सवाल 2011 वाली सेकंड ग्रेड में शायद पूछा गया था, इमिटेशन वाला। इमिटेशन का मतलब होता है नकल। नकल का मतलब क्या हुआ? कॉपी करना। एक बात बताइए, एक बच्चा है वो अभी तक विद्यालय नहीं गया, फिर भी वो बोलना सीख जाता। उसने एक्चुअली क्या किया? उसने अपने आसपास के वातावरण के जो लोगों को बोलते हुए तो सुना, उसको कॉपी कर लिया, वो एज इट इज बोल रहा है। उसने कोई ग्रामर नहीं लगाई है, उसने कोई व्याकरणिक प्रयोग नहीं किए है, बस वो कॉपी कर लिया। उसने है जैसे सुना वैसा का वैसा ही बोल दिया और वो उसकी भाषा में शामिल हो गया और वो भाषा मातृभाषा को सीख गया। क्योंकि भाषा एन आइटम ऑफ मिमिक्री, इट इज एन आइटम ऑफ इमिटेशन, इट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशन। ये नकल की चीज है। बच्चा नकल करके सीखता, तो नकल कैसे करेगा? जब आप उसको कुछ करके दिखाओगे वो उसकी कॉपी करेगा। जब आपने कुछ नहीं किया तो कॉपी किस चीज की करेगा? तो एक टीचर
कोई सिद्धांत की पालना रखनी चाहिए कि आप जो भी बोलेंगे वो एकदम करेक्ट बोलेंगे, क्योंकि बच्चे आपको कॉपी करेंगे। यदि आपका उच्चारण गलत है तो बच्चा भी उच्चारण गलत सीखेगा। यदि आप गलत बोलते हैं, इंटोनेशन गलत है, तो बच्चा भी गलत सीखेगा। तो ये इमिटेशन का प्रिंसिपल है कि हम जो भी बोलें, जो भी बच्चों के सामने मटेरियल रखें, वो एकदम नीट एंड क्लीन क्लियर हो और उनको नकल करने का मौका मिले। द चाइल्ड लर्न्स हिज मदर टंग बाई इमिटेशन। द इंग्लिश टीचर मस्ट प्रोवाइड ए गुड मॉडल ऑफ स्पीच। जैसा कि मैं अभी कह रहा था, गुड मॉडल ऑफ स्पीच, बोलने का एक बहुत अच्छा मॉडल प्रस्तुत करें, एकदम नीट एंड क्लीन, करेक्ट इंटोनेशन, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन फॉर द लर्नर्स। और साथ ही साथ ऑडियो विजुअल एड्स का भी प्रयोग किया जाए ताकि बच्चे रुचि के साथ उसको सुन सके। जैसे मैं फॉर सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो एक बच्चा डोरेमोन देखता है, राइट। एक बच्चा डोरेमोन देखता है, तो क्यों ना रिमोट के माध्यम से लैंग्वेज जो हिंदी है, जो हिंदी में देखता है, क्यों ना उसको लैंग्वेज उसकी इंग्लिश कर दी जाए। मान लो आपके सेट टॉप बॉक्स या रिमोट में ही ऑप्शन आता है वो, तो बच्चे का, मान लो एक सिंपल उदाहरण दे रहा हूँ, तो आपने लैंग्वेज इंग्लिश कर दी, तो अब डोरेमोन इंग्लिश में बात करेगा, नोबिता भी इंग्लिश में बात करेगा, बच्चा इंग्लिश में सुनेगा। 2-3 दिन उसको अजीब लगेगा, लेकिन बाद में उसका ब्रेन उस चीज़ को स्वीकार कर लेगा और वो इंग्लिश उसको अपने आप ही समझ में आने लग जाएगी। और बच्चा, कई बार बच्चे के मुंह से अकस्मात रूप से अंग्रेजी के बड़े बड़े लाइन आपको सुनने के लिए मिलेंगे, क्योंकि बच्चे को वो चीज़ सुनने के लिए मिली और बच्चे ने डायरेक्ट, उसके दिमाग ने क्या कर लिया, उसको इमिटेट कर लिया, नकल कर लिया। मोटिवेशन, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत ज़रूरी साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है बच्चों। ये मोटिवेशन है, ये मस्ट है। यदि कोई बच्चा कोई गलती कर देता है और अपन कह देते कि यार तेरे से ना हो पाएगा, तो फिर वो बच्चा डिमोरलाइज हो जाएगा। लैंग्वेज लर्निंग एक साइकोलॉजिकल प्रक्रिया है और इसमें साइकोलॉजिकल रेनफोर्समेंट बहुत ज़रूरी है, पुनर्बलन ज़रूरी है, मोटिवेशन, अभिप्रेरणा बहुत ज़रूरी है। मोटिवेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन लर्निंग ए लैंग्वेज। मोटिवेशन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है लैंग्वेज सीखने में। दस लर्नर शुड बी मोटिवेटेड, इसलिए जो सीखने वाले हैं उनका हौसला हमेशा बढ़ाना चाहिए। एक्यूरेसी, जैसा कि मैंने पहले कहा, एक जैसा टीचर बोलेगा वैसे ही स्टूडेंट सुनेंगे, वो उसको कॉपी करेंगे। जैसी लैंग्वेज वो एक्सपोज करेगा, बच्चे उसी को सुनेंगे, उसी को देखेंगे और उसी को ग्रहण कर लेंगे, इसलिए एक्यूरेसी कंपलसरी है। द इंग्लिश टीचर शुड इंजिस्ट ऑन एक्यूरेसी। एक इंग्लिश टीचर को एक्यूरेसी पर, सटीकता पर जोर देना चाहिए इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। सो लर्नर फॉलो देयर टीचर एंड कंसिडर देम एज ए रोल मॉडल, ताकि जो सीखने वाले वो अपने टीचर को रोल मॉडल मानने लगे और उसको एज इट इज ग्रहण करने लगे। एक एक लहजे को, एक एक स्पेलिंग को, एक एक उच्चारण को, एक एक प्रोनाउंसिएशन को, हर चीज़ को फोनेटिकली एकदम करेक्ट एक्सेंट के साथ वो सीखेंगे। कब? जब एक टीचर एक अच्छा मॉडल प्रस्तुत करेगा। एक्यूरेसी ज़रूरी है, क्योंकि टीचर की गलती जो है वो फिर बच्चे ग्रहण कर लेंगे और वो बच्चे जब गलत बोलेंगे तो दूसरे लोगों को प्रभावित करके, और वो गलती है वो आगे बढ़ती ही जाएगी। सबसे पहले बच्चे का जो उच्चारण है, बोलने का तरीका है, वो डैमेज हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यदि टीचर गलती करेगा तो बच्चा ऑटोमेटिकली गलत सीख लेगा और वो नुकसानदायक चीज़ है। तो ये भाषा का प्रिंसिपल है कि हम अपने मटेरियल को, अपने प्रोनाउंसिएशन को और जो भी जो अपन स्पीच अपना है उसको नीट एंड क्लीन और एक्यूरेट रखें। पर्पज, पर्पज यानी उद्देश्य। सीधी सी बात है कि कोई भी लैंग्वेज सीखी किस लिए जाती है। पर्पज ऑफ लैंग्वेज लर्निंग शुड बी डिसाइडेड इन द बिगिनिंग। शुरुआत में लैंग्वेज सीखने का जो उद्देश्य है वो निश्चित किया जाना चाहिए, ताकि एक सिंपल कार्य बन सके। टू डिज़ाइन ऑफ कोर्स सूटेबल फॉर द पर्पज, कि आप लैंग्वेज जो पढ़ा रहे हो किस पर्पज से पढ़ा रहे हो। हालांकि ये सिद्धांत इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण आप मानिए, क्योंकि सिद्धांतों में शामिल है, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन बात यह कि यहाँ ये सिद्धांत कहता है कि आप जो भी लैंग्वेज सिखाने जा रहे हैं, पहले उसका पर्पज बच्चों को बताएं, बच्चों का पर्पज निश्चित करें कि आप किस पर्पज के लिए लैंग्वेज सीख रहे हैं। तो साइकोलॉजिकली बात तो ये सही है कि लैंग्वेज होलसम होती है, वो सभी पर्पज में काम आती है। भावनाओं की अभिव्यक्ति, विचारों की अभिव्यक्ति, है ना, और भी जो भी है भाषा जिसके लिए काम में ली जाती है, बोलना, विचारों की अभिव्यक्ति करना, अपने विचार रखना, भाषण देना, अपनी बात रखना, अपनी राय रखना, अपने विचार अभिव्यक्त करना, इन सब सारे पर्पज होते हैं। तो कोई लैंग्वेज को पर्टिकुलर पर्पज के अंदर अपन डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी बच्चों के सामने एक पर्पज रख दिया जाए
तो वो चीज़ें थोड़ी सरल हो जाती है सीखना कि भाई अभी इस सेगमेंट की सीखनी है, अभी उस सेगमेंट की सीखनी है। कि हमें दैनिक जीवन में काम में आने वाली वर्ड हमने सीख लिए, या इंटरव्यू के लिए अपन तैयारी कर रहे हैं उसकी लैंग्वेज सीखनी है, या अपन किसी ग्रुप डिस्कशन में जाने वाले हैं उसकी लैंग्वेज सीखनी है, तो वो थोड़े अलग अलग ग्रुप में बढ़ जाएगी, तो थोड़ा सरल हो जाता है, थोड़ा हिस्सा है वो छोटा हो जाता है। खैर, पर्पज़ का मतलब उद्देश्य निश्चित हो जाना चाहिए ताकि बच्चा सूटेबल रूप से सीख सके। मल्टीपल अप्रोचेज, जब भी अपन फॉरेन लैंग्वेज सिखाते हैं तो हमें किसी एक विधि पर अड़ना नहीं चाहिए कि बस एक ही मेथड को अपन फॉलो करेंगे, नहीं। जितने संभव मेथड हो सके, जितने यूजफुल मेथड हो सके, बच्चों के लिए जितने सूटेबल मेथड उपयोग में लिए जा सके सभी लिए जाए। द इंग्लिश टीचर शुड नॉट स्टिक टू ए पर्टिकुलर मेथड ऑफ टीचिंग। एक टीचर को चिपकना नहीं चाहिए एक ही मेथड के ऊपर। यू शुड यूज ऑल मेथड, उसको सारी मेथड्स, अप्रोचेज और टेक्निक्स का इस्तेमाल करना चाहिए ऑफ टीचिंग इंग्लिश एज पर द नीड्स ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द लर्नर। कि बच्चा जो सीखने वाला उसकी आवश्यकताएं है क्या, उसकी आवश्यकताओं के अनुसार हमें अप्रोचेज का इस्तेमाल करना चाहिए। यानी कि हमें मल्टीपल अप्रोच जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो करना चाहिए। इंटरेस्ट, रुचि, देखो रुचि तो सबसे बड़ी चीज़ है। द टीचर शुड जनरेट ए ग्रेट डील ऑफ एनर्जी एंड इंटरेस्ट। टीचर को बहुत सारी ऊर्जा और रुचि पैदा करनी चाहिए, अपने लर्नर्स के बीच में उनका मोटिवेशन करना चाहिए, उन्हें रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा नया मटेरियल उपलब्ध कराना चाहिए कि बच्चों को मज़ा आने लगे, और जिस दिन उनको मज़ा आने लगेगा वो ध्यान देने लगेंगे। यानी कि जो क्लास का एटमॉस्फेयर है आप वो मोनोटोनस नहीं रखेंगे, नीरस नहीं रखेंगे, आप इतना रुचिकर रखेंगे कि बच्चे वेट करेंगे आपकी क्लास का और वो इंतज़ार करेंगे। इसके लिए ज़रूरी चीज़ है कि आप कुछ ऐसे टास्क उनको दें जिनमें वो अपने आप को शामिल कर सके और उनका हौसला अफजाई करें, और बोलने लगे तो उनका खूब मोरल बढ़ाएं आप, तो डेफिनेटली बच्चों में इंटरेस्ट क्रिएट होगा। और वो ये इंटरेस्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा पुनर्बलन है, एक बहुत बड़ा रेनफोर्समेंट है, तो बच्चा उससे बहुत अच्छे से सीख पाता है। ये जरूरी चीज़ है। कोरिलेशन का मतलब से संबंध है, इफ टीचिंग लर्निंग ऑफ इंग्लिश इज कोरिलेटेड विद रियल लाइफ देन लर्नर विल रियलाइज द नीड ऑफ द लैंग्वेज लर्निंग एंड विल टेक इंटरेस्ट इन इट। बच्चों को जो आप फॉरेन लैंग्वेज सिखा रहे हैं, कभी कभी उनको एहसास कराएं कि ये जो रियल लाइफ आपकी है, जो वास्तविक जीवन है, उसमें जो आप चीज़ सीखने जा रहे हैं उसका कितना बड़ा रोल है, ये एहसास करें, कोरिलेट करें उनको, और साथ ही साथ कुछ सिचुएशन ऐसी क्रिएट करे कि बच्चा उस फॉरेन लैंग्वेज को उस रियल लाइफ के संदर्भ में उपयोग ले सके, बोल सके, उसका स्वाभिमान बढ़े, उसका कॉन्फिडेंस बढ़े, है ना। जब ऐसा होने लगेगा तो बच्चा बहुत इंटरेस्ट के साथ सीखेगा। यदि आप उसको सिर्फ एक ऐसी चीज़ रखते हैं कि सिर्फ एक फॉरेन लैंग्वेज है और आपको सीख रहा है, इसके उद्देश्य क्या है, पर्पज क्या है, इसका किससे क्या संबंध है, जीवन अपने वास्तविक जीवन से इसका क्या संबंध है, यदि ऐसा कुछ एहसास नहीं करेंगे तो वो चीज़ें बोरिंग हो जाएगी, मोनोटोनस हो जाएगी। तो आप कम से कम रियल लाइफ से उसको कोरिलेट करके बच्चों को सिखाएं तो बच्चों में इंटरेस्ट पैदा होगा। तो अभ्यर्थियों, मैंने आपको फॉरेन लैंग्वेज टीचिंग के 15 जो प्रिंसिपल्स है, फॉरेन लैंग्वेज टीचिंग चाहे लैंग्वेज कोई सी भी हो, लैंग्वेज टीचिंग के जो 15 प्रिंसिपल्स है वो मैंने आपको बताए। आप वीडियो को अच्छे से देखें। कॉन्सेप्चुअली यदि आपने इनको लर्न किया तो डेफिनेटली निश्चित तौर पर आप किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। अगले वीडियो में मैं अगला टॉपिक लूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।